लोकतंत्र की सफलता का पैमाना क्या है? कब हम कह सकते हैं कि किसी देश में लोकतंत्र सफल हो गया है? अक्सर जब ऐसे सवाल उठते हैं तो उनका जवाब एक ही होता है कि किसी देश में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब एक निचले तबके का नागरिक, एक गरीब देशवासी सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, और हिंदुस्तान में तो ये उसके दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में ही हो गया। नमस्कार, मैं क्षितिज आप सभी के लिए लेकर आया हूं न्यूज नीति की खास सीरीज वजीर आजम, जिसमें हम बात करते हैं हिंदुस्तान की तकदीर बनाने वाले प्रधानमंत्रियों के अपने पद तक पहुंचने की। और इस सीरीज की दूसरी कड़ी में आज चर्चा लाल बहादुर शास्त्री के भारत का प्रधानमंत्री बनने की। ये कहानी जितनी लाल बहादुर शास्त्री की है उतनी ही पत्रकार कुलदीप नैयर और उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष कुमारस्वामी कामराज की भी है। और इन दोनों को इस कहानी के बाद भी याद रखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद भी इन दोनों को दो अलग अलग वक्त पर देश को दो और प्रधानमंत्री देने हैं। खैर, उसकी चर्चा आने वाली कड़ियों में करेंगे। अभी तो साल 1963 के हैदराबाद में चलते हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मद्रास के मुख्यमंत्री के कामराज के बीच एक मीटिंग चल रही है। मीटिंग में कामराज नेहरू से कहते हैं कि वे मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते हैं। ये थोड़ा असामान्य बात थी, क्योंकि सभी लोग पार्टी छोड़कर सरकार का हिस्सा बनना पसंद करते हैं। इसलिए नेहरू को आश्चर्य भी हुआ और उन्होंने कामराज से इसका कारण भी पूछा। कामराज बोले, कांग्रेस के नेताओं को सत्ता की लत लग गई है, पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन्हें वापस संगठन में लौटना चाहिए, और इसकी शुरुआत मैं खुद से करना चाहता हूँ। ये सुन नेहरू की आंखें चमक उठी। उन्हें इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता दिखने लगा। उन्होंने कामराज से कहा, ये तो अच्छा विचार है, ऐसा सिर्फ मद्रास ही क्यों, पूरे देश में होना चाहिए। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव को पेश कीजिए। कामराज ने नेहरू की बात मान ली। प्रस्ताव पेश हुआ और एक ही झटके में 6 मुख्यमंत्री और 6 कैबिनेट मंत्री सत्ता से बेदखल कर दिए गए। मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, बाबू जगजीवन राम, चंद्रभानु गुप्त, मंडलोई, बीजू पटनायक जैसे कद्दावर सरकार से संगठन का हिस्सा बन गए। इंदिरा की राह की सभी मुश्किलें अब आसान हो गई। साथ ही कामराज को इनाम भी मिला। वो मद्रास कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे, पर उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इसी बीच नेहरू की तबीयत बिगड़ने लगी। अकेले कामकाज देखना उनके लिए संभव नहीं था, तो पहले हटा दिए गए शास्त्री को दोबारा मंत्रिमंडल में लाया गया। बिना विभाग का मंत्री बनाया गया। नेहरू शास्त्री पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होते चले गए। फिर आई 27 मई 1964 की तारीख, और पंडित नेहरू की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मौत के 2 घंटे के अंदर ही तत्कालीन गृह मंत्री गुजराली लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। साथ ही नेहरू के उत्तराधिकारी की खोज भी शुरू हो गई। सबके जेहन में बस एक ही सवाल था कि नेहरू के बाद कौन। और ये सवाल सिर्फ अगले प्रधानमंत्री से ही संबंधित नहीं था। हिंदुस्तानी लोकतंत्र का भविष्य भी इससे जुड़ा हुआ था, क्योंकि नेहरू के कद का नेता अब भारत में कोई नहीं था। विश्व बिरादरी को लग रहा था कि नेहरू की मौत के बाद भारत में लोकतंत्र रह ही नहीं जाएगा, और जो पूरा भारत आज एक दिख रहा है वो कई टुकड़ों में बंट जाएगा। हालात 1947 से भी बदतर हो जाएंगे। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री पद के 3 दावेदार थे। बंबई प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री मोरारजी देसाई, नेहरू के राइट हैंड रह चुके सरल सहज स्वभाव वाले लाल बहादुर शास्त्री, और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू की बिटिया इंदिरा गांधी। इनमें से सबसे पहले रेस से इंदिरा ही बाहर हुई। उन्होंने साफ कर दिया कि वे शोक की अवस्था में हैं। ऐसे में पद संभालने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब बचे बाकी 2, मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री, जो कि एक दूसरे से पूरे अलग थे। एक तरफ मोरारजी देसाई किसी की नहीं सुनते थे, पार्टी के नेता ही उन्हें पसंद नहीं करते थे। वहीं शास्त्री स्वभाव से सरल थे और सभी को साथ लेकर चलते थे। दोनों के स्वभाव का प्रतिबिंब प्रधानमंत्री पद के लिए की जा रही उनकी लॉबिंग में भी दिखा।
नेहरू की मौत होते ही मोरारजी देसाई और उनके समर्थकों ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताना शुरू कर दिया। उनके बेटे कांति देसाई कांग्रेस नेताओं की लॉबिंग करने लगे और उनका घर राजनीतिक मीटिंग का अड्डा बनता चला गया। इसके विपरीत शास्त्री शांत थे। उनका मानना था कि प्रधानमंत्री का चुनाव आम सहमति से ही हो जाना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने कुलदीप नैयर के माध्यम से मोरारजी के सामने प्रधानमंत्री पद के लिए जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी का नाम भेजा। उन्होंने नैयर से कहा भी, मैं मोरारजी को तो हरा सकता हूं पर इंदिरा को नहीं। बहरहाल जब कुलदीप मोरारजी के पास इन दो नामों का प्रस्ताव लेकर गए तो देसाई ने जेपी को भ्रमित आदमी और इंदिरा को बच्ची करार दिया। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री तो वे ही बनेंगे। ये घोषणा जितनी शास्त्री की चिंता बढ़ा रही थी, उससे कहीं ज्यादा चिंता के कामराज की बढ़ा रही थी, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष कामराज आम सहमति बनाने में लगे हुए थे और ये बात हर कोई जानता था कि अनेक विरोधियों वाले मोरारजी के नाम पर आम सहमति बन ही नहीं सकती। अगर आम सहमति बनती है तो सिर्फ शास्त्री के नाम पर ही बनेगी। पर कामराज शास्त्री का समर्थन क्यों कर रहे थे? ये वो सवाल है जो कामराज की महत्वाकांक्षा को बताता है। उन्हें लगता था कि शास्त्री बहुत सीधे हैं और उनके इस सीधेपन से सत्ता परोक्ष रूप से मेरे यानी कि के कामराज के हाथों में ही रहेगी। और साथ ही नेहरू का बनाया वो प्लान भी तो पूरा करना था, जिसके तहत कुर्सी को इंदिरा तक पहुंचाना था। कामराज को लगता था कि बाद में मोरारजी की तुलना में शास्त्री को हटाना ज्यादा आसान होगा, पर समस्या जो की त्यों थी कि शास्त्री को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाए। ऐसे वक्त में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल हुआ यूं कि एक रोज उन दिनों शास्त्री के आदमी कहलाने वाले पत्रकार कुलदीप नैयर ने एक सनसनीखेज खबर छापी। खबर थी कि मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। अब ये 90 के बाद का दशक तो था नहीं जब नेता खुद ही अपनी दावेदारी पेश करते हों। इस वक्त तक तो ऐसी महत्वाकांक्षा दिखाना गलत ही माना जाता था और यही देसाई के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। उनके समर्थन में जो गिने चुने कांग्रेसी थे वे भी उनसे दूर हो गए। कुछ लोगों ने तो ये दावा तक किया कि इससे उन्हें 100 वोटों तक का नुकसान हुआ। खैर, इस दावे को ना भी माने तब भी नुकसान इतना गहरा जरूर था कि अब वे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। इसलिए उन्होंने शास्त्री के नाम पर सहमति दे दी और एक गरीब परिवार से निकलकर लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शुक्रिया।